नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हरफन मौला चोर पार्ट 3। कमला और उसके दोनों पुत्र प्रभाकर के शव पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। हाय, मेरा सुहाग उजड़ गया। पिताजी, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? सुधाकर और दिवाकर ने भरे हृदय से प्रभाकर का अंतिम संस्कार कर दिया। प्रभाकर की 13वीं हो जाने के पश्चात एक दिन कमला अपने दोनों पुत्रों को आंगन में उस स्थान पर लाई जहां से खजाने के चोर रास्ते का रास्ता था। बेटा, यहीं से तुम्हारे पिताजी खजाने तक जाते थे। माँ, खजाने को तो हम दोनों बाद में खाली करेंगे। पहले तो इस बात का पता लगाएंगे कि रघुवीर सिंह ने हमारी खानदानी अष्टधातु की मूर्ति कहाँ छिपाई हुई है। अगले ही दिन दिवाकर व्यापारी का वेश धारण कर और 2 सफेद घोड़े साथ लिए रघुवीर सिंह के पास पहुंचा। महाराज, मैं घोड़ों का व्यापारी महादेव हूँ। आपकी सेवा में ये 2 सफेद घोड़े लाया हूँ। इन्हें स्वीकार कर मुझे कृतार्थ कीजिए। घोड़े तो वास्तव में ही सुंदर हैं। क्या मूल्य है इन दोनों घोड़ों का? महाराज, मैं ये घोड़े आपको बेचने नहीं अपितु उपहार में देने आया हूँ। यह तो और भी अच्छी बात है महादेव, हम तुम्हारे उपहार को स्वीकार करते हैं। मुफ्त में घोड़े मिलते देख रघुवीर मन ही मन मुस्कुरा उठा। तब दिवाकर ने उससे कहा, महाराज, इन घोड़ों की देख रेख बहुत सावधानी पूर्वक की जाती है। यदि ऐसा न हो तो सफेद घोड़े मर जाते हैं। यदि आप आदेश दें तो इनकी देख रेख के लिए मैं अपना एक सेवक भेज दूं। वही सेवक आज तक इन दोनों घोड़ों की देखभाल करता आया है। ठीक है, तुम अपने सेवक को भेज देना। तब रघुवीर को अभिवादन कर दिवाकर वापस चला आया। घर पहुंचकर वह सुधाकर से बोला, सुधाकर, सेवक का वेश धरकर अब तुम्हें रघुवीर सिंह के पास जाना है। दिवाकर सुधाकर को आगे की योजना समझाने लगा। योजना अनुसार सेवक का वेश धरकर सुधाकर राजा रघुवीर सिंह के पास पहुंचा। महाराज, मेरा नाम जयंत है। घोड़ों के व्यापारी महादेव ने घोड़ों की देखभाल के लिए मुझे आपके पास भेजा है। ठीक है, घुड़साल में जाकर तुम सफेद घोड़ों की देखभाल करो। जयंत के रूप में सुधाकर महल में ही रहकर सफेद घोड़ों की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे वह अपने अच्छे काम से राजा के बहुत नजदीक हो गया। वह हर रोज रात को राजा के पांव दबाने लगा। इस घटना के 10 दिन बाद की बात। अरे, यह क्या है? रघुवीर ने उसे उठाकर देखा। यह तो कोई पत्र मालूम पड़ता है। वह उसे खोलकर पढ़ने लगा। रघुवीर सिंह, आज से 10 दिन पश्चात मैं तेरे महल में अष्टधातु की मूर्ति चुराने आ रहा हूँ। तेरी हिम्मत हो तो मुझे रोक कर देखना। तुम्हारा दुश्मन काला चोर। पत्र को पढ़कर रघुवीर आग बबूला हो उठा। यह कौन असभ्य चोर है जिसने पत्र में हमें इस प्रकार संबोधित किया है? लगता है काले चोर की शामत आई है, तभी तो उसने नाक के बिल में हाथ डाला है। वह क्रोध में पल खाने लगा। फिर सहसा ही उसे कुछ याद आया। काला चोर कोई भी हो, लेकिन उसे यह कैसे पता चला कि हमारे पास अष्टधातु की बहुमूल्य मूर्ति है? यह बात तो हमारे अलावा और किसी को मालूम नहीं है। यह बात याद आते ही वह बुरी तरह परेशान हो उठा। इधर सुधाकर दिवाकर से कह रहा था, तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने रघुवीर के कक्ष में काले चोर वाला पत्र फेंक दिया है। शाबाश सुधाकर, अब योजना अनुसार रघुवीर से यह जानने की कोशिश करना कि उसने अष्टधातु की मूर्ति को कहाँ छिपा कर रखा हुआ है। उसी रात को जब महल में वह रघुवीर के पांव दबा रहा था। महाराज, क्या बात है? आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जयंत, तुम्हें भ्रम हुआ है। महाराज, आप कुछ छिपा रहे हैं। मैंने आपका नमक खाया है महाराज। अपना दुख बताकर क्या आप मुझे नमक का हक अदा करने का मौका नहीं देंगे महाराज? अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। जयंत, मुझे खुशी है कि तुम जैसा वफादार हमारी सेवा में है। तुम्हारे विचारों को जानकर मैं तुम्हें अपनी परेशानी के बारे में अवश्य बताऊंगा। रघुवीर ने विस्तार पूर्वक उसे काले चोर के पत्र के बारे में बताया। जयंत, काला चोर ही हमारी परेशानी का कारण है। जरूर वह कोई शातिर व पुराना चोर है, तभी वह अष्टधातु की मूर्ति के बारे में जानता है। महाराज, काला चोर कितना भी शातिर चोर क्यों न हो, पर मैं उसे पकड़ सकता हूँ। तुम भला उसे कैसे पकड़ोगे? महाराज, इसके लिए पहले आपको मुझे यह बताना होगा कि अष्टधातु की मूर्ति आपने कहाँ छुपाई है। रघुवीर एक पल के लिए उसे अष्टधातु की मूर्ति के बारे में बताने से झिझका। फिर कुछ सोचकर सुधाकर से कहा, जयंत,
इस बात की किसी को कानों कान भी खबर नहीं लगनी चाहिए कि हमने अष्ट धातु की मूर्ति कहाँ छुपाई हुई है। जी महाराज। तो सुनो, अष्ट धातु की मूर्ति को हमने महल के सरोवर के बीच बने जंतर मंतर कक्ष में रखा हुआ है। महाराज, आप मुझे सेवा का मौका दें और मुझे जंतर मंतर कक्ष के बाहर नियुक्त कर दें। मैं 24 घंटे जंतर मंतर कक्ष के बाहर रहकर काले चोर के आने की प्रतीक्षा करूंगा। जैसे ही वह अष्ट धातु की मूर्ति को चुराने आएगा, मैं उसे पकड़ लूंगा। इसके साथ साथ आपको आज से ही जंतर मंतर कक्ष के ताले की चाबी हर समय अपने पास रखनी होगी। वह किस लिए जयंत? महाराज, सीधी सी बात है, बिना चाबी के काला चोर जंतर मंतर कक्ष को भला कैसे खोलेगा? हाँ, यह तो ठीक है। रघुवीर सोच में पड़ गया। सोच विचार करके अंत में उसने सुधाकर से कहा, ठीक है जयंत, मैं तुम्हें जंतर मंतर कक्ष की सुरक्षा का कार्य सौंपता हूँ। बस तो महाराज, आज से जंतर मंतर कक्ष की सुरक्षा का जिम्मा मेरा रहा। मैं आज से ही दिन रात जंतर मंतर कक्ष की चौकसी करूँगा। जयंत, मैं भी वेश बदलकर रात्रि में राज्य में घूमा करूँगा। क्या पता इस प्रकार घूमते हुए काले चोर की मुठभेड़ हमसे हो ही जाए। हाँ, यह भी ठीक रहेगा महाराज। रघुवीर के आदेश पर सुधाकर उसी रात से जंतर मंतर कक्ष की चौकसी करने लगा। मूर्ख रघुवीर सिंह को भला क्या पता कि अष्ट धातु की मूर्ति को उड़ाने की योजना मैंने और दिवाकर ने बनाई है। वह तो काले चोर के बारे में ही सोच सोचकर परेशान है। उसी रात को रघुवीर भी वेश बदलकर नगर की गश्त पर निकला। काले चोर ने तो हमारी रातों की नींद उड़ा दी है। एक जगह उसने एक बूढ़े को नदी तट पर कपड़े धोते देखा। रात के इस पहर यह बूढ़ा कपड़े क्यों धो रहा है? धोबी के वेश में उस समय कपड़े धोने वाला और कोई नहीं बल्कि दिवाकर ही था। उसने घोड़ा रोककर दिवाकर से पूछा, तुम इस समय कपड़े क्यों धो रहे हो? यह समय क्या कपड़े धोने का है? क्या करूं, ये कपड़े काले चोर के हैं। वह रोज रात को आकर इस समय मुझसे कपड़े धुलवाता है। अगर इस समय मैं उसके कपड़े न धोऊं तो वह मुझे मौत के घाट उतार देगा। क्या कहा? तुम काले चोर के कपड़े धो रहे हो? हाँ भाई, लेकिन काला चोर है कहाँ? वह तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कपड़े धोने को कहकर वह नगर में चोरी करने गया है। इसका मतलब है वह चोरी करने के पश्चात तुमसे अपने कपड़े लेने अवश्य आएगा। हाँ भाई, लेकिन तुम मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं इस देश का राजा रघुवीर सिंह हूँ और मुझे काले चोर की तलाश है। आप महाराज हैं? तब रघुवीर सिंह ने मुंह पर बंधा साफा हटाया। रघुवीर को अपने सामने खड़े देख दिवाकर ने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात, महाराज, यदि आप काले चोर को पकड़ना चाहते हैं तो अपने घोड़े को यहाँ से जरा दूर बांध आइए। फिर आप अपने कपड़े उतारकर मेरे कपड़े पहन लीजिए। वह जैसे ही कपड़े लेने आएगा आप उसे पकड़ लेना। हाँ, यह ठीक रहेगा। रघुवीर सिंह ने अपने कपड़े उतारे और बूढ़े के कपड़े पहन लिए। तब दिवाकर उसके कपड़े लेकर दूर खड़े घोड़े के पास जाकर खड़ा हो गया। अब मुझे यहाँ से 9-11 हो जाना चाहिए। उसने जल्दी से रघुवीर के कपड़े पहने और घोड़े पर चढ़कर महल की ओर चल दिया। सुधाकर ने मुझे बता ही दिया है कि अष्ट धातु की मूर्ति जंतर मंतर कक्ष में रखी है। उस कक्ष की चाबी इस समय मेरी जेब में ही है। अब अष्ट धातु की मूर्ति हमारे कब्जे में आई ही समझो। क्योंकि वह रघुवीर के वेश में था, इसलिए उसे किसी ने महल में घुसने से न रोका। शीघ्र ही वह जंतर मंतर कक्ष के बाहर जा पहुंचा। वहां चौकसी पर खड़े सुधाकर से उसने पूछा, सब ठीक ठाक है? हाँ महाराज, ठीक है, लेकिन हम कक्ष खोलकर मूर्ति देखना चाहते हैं कि वह अपने स्थान पर है या नहीं। आखिर काले चोर का क्या भरोसा, कब आंखों में धूल झोंक दे। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। दिवाकर ने रघुवीर के वस्त्रों की जेब में रखी चाबी निकाली। उस चाबी से कक्ष का ताला खोला और कक्ष में घुस गया। जयंत के वेश में सुधाकर उसके साथ था। बन गया काम। यह रही मूर्ति। दिवाकर ने आगे बढ़कर मूर्ति उठा ली। सुधाकर, अब हमें शीघ्र ही यहाँ से 9-11 हो जाना चाहिए। दिवाकर ने मूर्ति को वहां पड़े एक वस्त्र में छिपाया और कक्ष से बाहर निकल आया। फिर सुधाकर और दिवाकर बेधड़क होकर मूर्ति को लेकर उसी समय महल से बाहर निकल आए। अब हमें इस मूर्ति को लेकर माँ के पास चलना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो भैया, माँ इस मूर्ति को देखकर बहुत प्रसन्न होगी। दोनों मूर्ति लेकर कमला के पास पहुँचे। मूर्ति को देखकर कमला बहुत खुश हुई। मेरे बच्चों,
मुझे तुम दोनों की बहादुरी व बुद्धिमानी पर नाज है। माँ, अभी हमारा काम पूरा कहाँ हुआ है? अभी तो रघुवीर का खजाना खाली करना है। सुनकर कमला मुस्कुरा उठी। इधर जब कपड़े धोते धोते भोर होने को आई और काला चोर कपड़े लेने न आया तो रघुवीर का माथा ठनका। कहीं ऐसा तो नहीं बूढ़ा धोबी ही काला चोर हो और वह मुझे इस प्रकार मूर्ख बनाकर महल में चला गया हो। यह ख्याल आते ही उसके पसीने छूट गए। वह उसी वेश में महल की ओर भागा। उसी धोबी के वेश में देखकर पहरेदार चौंके। महाराज, आप इस वेश में? हाँ, हम कल रात इसी वेश में नगर की गश्त पर निकले थे। रघुवीर ने पहरेदारों से झूठ बोला और दौड़ा दौड़ा जंतर मंतर कक्ष के पास पहुंचा। उसने एक सैनिक को आदेश दिया, सैनिक, तुरंत इस ताले को तोड़ दो। जो आज्ञा महाराज। सैनिक ने पत्थर के एक ही प्रहार से ताला तोड़ दिया। जैसे ही रघुवीर ने कक्ष में प्रवेश किया, हैं, अष्टधातु की मूर्ति अपने स्थान पर नहीं है। इसका मतलब है काला चोर अपना काम कर गया है। रघुवीर का सिर घूम गया। तभी सहसा उसे कुछ याद आया। जयंत भी कक्ष के बाहर नहीं है। इसका मतलब है वह भी काले चोर के साथ 9-2-11 हो गया है। तो क्या वह भी काले चोर का साथी था? रघुवीर अपनी असफलता पर हाथ मलता रह गया। इधर दिवाकर और सुधाकर दोनों ने मिलकर चोर रास्ते से खजाने को ढोना शुरू कर दिया था। 10 दिन के अंदर अंदर वे सारा खजाना ढोकर अपने घर ले आए। तत्पश्चात सुधाकर, 1-2 दिन बाद रघुवीर सिंह खजाने का मुआयना करने खजाने में आ सकता है, इसलिए अब मुझे आज से ही खजाने के कक्ष में रहकर वहां रघुवीर के आने की प्रतीक्षा करनी होगी। हाँ, यही ठीक रहेगा भैया। दिवाकर उसी चोर रास्ते से खजाने के कक्ष में चला गया। अगले ही दिन रघुवीर खजाने का निरीक्षण करने पहुंचा। कक्ष खोलकर वह जैसे ही अंदर घुसा, अरे यह क्या? कक्ष तो सारा खाली पड़ा है, खजाना कहाँ गया? तभी दिवाकर उसके सामने प्रकट हुआ। रघुवीर, तेरा खजाना मैंने खाली किया है। कौन है तू? मैं तेरी मौत हूँ रघुवीर। क्या बक रहा है तू? जानता नहीं तू किससे बातें कर रहा है? मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ रघुवीर। तू वही तो है जिसने मेरे दादा पीताम्बर के हाथ काटे थे। तू वही तो है जिसने हमारी खानदानी अष्टधातु की मूर्ति व हमारा धन लूटा था। तू वही तो है जिसने हमारे पिता से महल तो बनवा लिया पर उनका पारिश्रमिक नहीं दिया। ओह, तो तुम प्रभाकर के बेटे हो। तुमने ठीक पहचाना रघुवीर। वैसे मेरा एक रूप काले चोर का भी है। तो तुमने ही काला चोर बनकर अष्टधातु की मूर्ति चुराई थी। दिवाकर ने सहमति में गर्दन हिलाई। फिर सहसा ही उसकी आंखें क्रोध से जल उठी। रघुवीर, तूने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म ढाए हैं। उसकी तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। अगले ही पल आह! रघुवीर तलवार के एक ही वार से स्वर्ग सिधार गया। तत्पश्चात दिवाकर चोर रास्ते से वहां से चला गया। रघुवीर की मृत्यु की सूचना पाकर खजाने के कक्ष के बाहर भीड़ लग गई। तभी वहां नगर देवता प्रकट हुए। कुशलपुर के वासियों, क्रूर रघुवीर सिंह की मौत का मातम न करो। वह था ही इस लायक। उसके मरने से कुशलपुर की राजगद्दी खाली हो गई है। इस राज्य में दिवाकर नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान युवक रहता है। उसे ही आज से कुशलपुर का नया राजा बनाया जाए। नगर देवता की घोषणा सुनकर रघुवीर सिंह के अंतिम संस्कार के पश्चात दिवाकर को कुशलपुर का राजा बना दिया गया। राजा दिवाकर की जय हो। दिवाकर के नेतृत्व में कुशलपुर राज्य ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।